नमस्ते दोस्तों। गुजरात दंगों के बाद भारत में एक अलग ही प्रकार से माहौल बनाया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बाद महसूस होता है। गुजरात दंगों में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे भाजपा नेताओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए गए। इन आरोपों के चलते जहां देश भर में इन नेताओं की छवि अलग ही किस्म की बनी, ऐसे नेताओं के रूप में ये मशहूर हुए जो मुसलमानों के हित में कार्य नहीं करते या मुसलमानों के, जिसे कह लीजिए, बहुत बड़े विलन हैं। इसी के चलते दुनिया भर में भारत की छवि भी खराब होती रही। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में एक कोर्ट केस में ये कहा कि ये सब चीज़ें, इनका कोई सबूत नहीं है और कुछ लोगों द्वारा ये फैलाई जा रही हैं, और उस केस की याचिका को खारिज कर दिया गया। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात दंगों पे इस केस के बारे में और जानकारी और विस्तार से जानकारी के लिए, और इस जो केस के ऊपर टिप्पणी की है इसमें क्या साबित होता है, क्या नज़र आता है, इस सब पर चर्चा के लिए जाने माने वकील और समाज सेवी श्री नरेंद्र आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र आहूजा जी, आपका इस कार्यक्रम में। नरेंद्र आहूजा जी, जिस प्रकार से अभी गुजरात दंगों को लेकर जो ये एक टिप्पणी आई, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये केस आखिर क्या था जिसको याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने और इस प्रकार से टिप्पणी की। जी अमित शर्मा जी, पहले विस्तार से इस केस का इतिहास जान लें। गोधरा कांड आप सभी को भली भांति मालूम है कि जो जितने भी कार सेवक थे उन्हें गोधरा रेलवे स्टेशन पर एक बोगी में जिंदा जला करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसे एक दुर्घटना बताने की भी एक कोशिश हुई, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हुआ और स्थापित हुआ कि ये एक दंगा था और सोची समझी साजिश थी कि वह उस ट्रेन की बोगी को जला करके उसमें कार सेवकों को मारा गया। ऐसा होने के बाद गुजरात के अंदर 27 और 28 फरवरी 2002 को एक स्वतः स्फूर्त कुछ दो मतों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें लगभग 69 लोग और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी की मृत्यु हुई। अब ये जो लोग मारे गए, इनके पक्ष में सभी थानों के अंदर जो दंगे भड़के, तो सभी थानों के अंदर एक विशेष प्रकार की एफआईआर देने का काम एक सामाजिक संस्था या एक एनजीओ ने किया, जिसकी सचिव तीस्ता सीतलवाड़ थी, और वो एनजीओ था सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने उस एफआईआर की पूरी लैंग्वेज ड्राफ्ट की। उसमें स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ साथ उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एफआईआर देने का काम किया गया। लेकिन ये मामला कोर्ट से होता हुआ गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा और गुजरात हाई कोर्ट से ये माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2007 में पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए एक एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंदर इस एसआईटी ने, जिसमें गुजरात के अतिरिक्त अन्य स्थानों के अधिकारी शामिल थे और जिसने नरेंद्र मोदी से भी कई बार पूछताछ की, और नरेंद्र मोदी ने चुपचाप बिना किसी उफ किए, जैसे एक संयमी और धैर्यवान व्यक्ति करता है, इस जांच के समक्ष प्रस्तुत किया स्वयं को और इस जांच में शामिल हुए। और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के बाद एसआईटी ने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एसआईटी ने
नरेंद्र मोदी एवं अन्य सभी भाजपा नेताओं को क्लीन चिट दे दी। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के उपरांत एहसान जाफरी की, मैं कहूंगा, बेवा या उनकी विधवा पत्नी जकिया जाफरी की आड़ लेकर के उनके कंधे पर बंदूक रखते हुए तीस्ता सीतलवाड़ ने अपनी एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उस क्लीन चिट दिए जाने के विरुद्ध याचिका दायर की और उसी याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने अपने कुछ उद्देश्यों के लिए, स्वार्थों के लिए कुछ झूठे आरोप लगाने का और झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक प्रयास करते हुए यह घृणित कार्य किया है। और उसके बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी आई तो गुजरात एटीएस ने एक एफआईआर दर्ज की और वो एफआईआर सेक्शन आईपीसी की विभिन्न धाराओं में की गई, जो सेक्शन 194 है, 211 है, 218 है, 468 है, 471 है और 120 भी है। 211 क्या कहता है? किसी निर्दोष व्यक्ति पर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाना। 218 ये विशेष रूप से एक पब्लिक सर्वेंट के लिए है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, उस लेख को तैयार करने का दायित्व रखते हुए, भार रखते हुए झूठे लेख किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से लिखता है, जो कि सीधा सीधा एक टिप्पणी है आरवी श्री कुमार एवं संजीव भट्ट आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध, तो उनके विरुद्ध ये आईपीसी 218 194 है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए झूठा साक्ष्य देना, गढ़ना या दोष लगाना। और 194 का जो मुल्जिम होता है उसको 10 वर्ष तक की सश्रम कैद हो सकती है, अर्थात तीस्ता सीतलवाड़ या अन्य जो भी दोषी हैं, आरवी श्री कुमार व संजीव भट्ट, इन्हें 194 में 10 वर्ष की सश्रम कारावास दिया जा सकता है। 468 गलत दस्तावेज तैयार करना, फोर्जरी। 471 झूठे दस्तावेजों को सही बता करके प्रस्तुत करना, प्लेसिंग द फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग दैट दीज आर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। 120 बी किसी भी अवैध कार्य या अपराध में एक मानसिक साठ गांठ करना, साजबाज हो जाना, ये 120 बी है। अर्थात इन धाराओं में गुजरात एटीएस ने इस टिप्पणी के आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिसे मैं कह सकता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उपरांत ये कार्रवाई करना उनके लिए एक आवश्यक हो जाता था। यदि नहीं करते हैं तो वह, मान लीजिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना के दोषी भी हो सकते हैं। तो गुजरात एटीएस ने तुरंत तीस्ता सीतलवाड़ को उसके जुहू मुंबई स्थित एक आलीशान बंगले से गिरफ्तार कर लिया। यहां अमित जी, जब मैंने जुहू में एक आलीशान बंगला कहा तो मैं थोड़ा सा तीस्ता सीतलवाड़ का इतिहास भी यहां आपको स्पष्ट कर दूं। ये तीस्ता सीतलवाड़ के दादा चमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ मेरे देश के, भारत के आजाद देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। और ये अटॉर्नी जनरल कैसे बने ये बतला देता हूं, क्योंकि अंग्रेजों ने चमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ को एक हंटर कमीशन का सदस्य बनाया था और ये हंटर कमीशन ने जांच करनी थी जनरल डायर की भूमिका की जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर। उसके बाद जब कांग्रेस का वहां अधिवेशन हुआ था तो उस कांग्रेस के अधिवेशन में कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था। उस समय आर्य समाज के निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज
कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बने थे, जिन्होंने एक सुर के अंदर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की पुरजोर निंदा की थी और उसी हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हंटर कमीशन का सदस्य, जो भारतीय सदस्य बनाया गया, उनमें से एक चमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, जो कि तीस्ता सीतलवाड़ के दादा थे। और इस हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, आपको बहुत हैरानी होगी ये बात जान करके, कि जनरल डायर को क्लीन चिट देने का कार्य इस हंटर कमीशन ने किया, जिसमें इनके दादा ने अपने हस्ताक्षर किए और उस कार्य में सहभागी बने। और उसके फल स्वरूप, उसके पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजों ने जुहू में इस बंगले के लिए 1.25 एकड़ या 1 एकड़ के लगभग जमीन वहां इन्हें प्रदान की और इन्होंने वहां पर अंग्रेजों द्वारा प्राप्त धनराशि से एक आलीशान बंगला बनाया, जिसमें ये तीस्ता सीतलवाड़ रहती हैं। और ये तीस्ता सीतलवाड़ के परिवार का इतिहास आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। जी बिल्कुल, ये जो आपने इतिहास बताया नरेंद्र आहूजा जी, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि परिवार की पृष्ठभूमि में ही देश के खिलाफ गद्दारी है। और जिस प्रकार से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और गुजरात के जो दंगे थे उनको जिंदा रखने का जो प्रयास तीस्ता सीतलवाड़ ने किया और एक देश की छवि को दुनिया भर में खराब किया, कि जहां पर ये दिखाने का प्रयास किया गया किस प्रकार से भारत में न्याय प्राप्त नहीं होता, किस प्रकार से भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, ये सब इतना अधिक दिखाया गया। और तत्कालीन जो सरकारें थीं उन्होंने उसके ऊपर एक तरह से मुहर लगानी आरंभ कर दी। और उसका नतीजा ये हुआ, कहते हैं कि जैसे एक जो झूठ है अगर उसे बारी बारी बोला जाए तो लोगों को सच लगने लगता है। इसी प्रकार से जब तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग और उनके एनजीओज ने इस झूठ को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया तो दुनिया भर में भारत की छवि एक मुस्लिम विरोधी देश की छवि बनती चली गई। और ये जो छवि थी ये आज भी बहुत जिसे कह लीजिए कायम है बहुत हद तक। तो उसके बाद ऐसे लोगों का पकड़ा जाना, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं नरेंद्र आहूजा जी जो इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। हाल ही में एक पत्रकार को भी पकड़ा गया जिसको लेकर बहुत शोर मचना आरंभ हो गया क्योंकि उन्होंने भी कुछ धार्मिक टिप्पणियां की थी। तो एक जो धड़ा हमारे देश के अंदर मौजूद है जो किसी भी इस तरह की घटना को लेकर एकदम शोर मचाना आरंभ कर देता है कि जैसे पता नहीं इमरजेंसी लग गई हो या भारत में मुसलमानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद अब जब ये चेहरे पर से नकाब हटता है इस तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों के और इनके एनजीओज के, और लोगों को पता चलता है कि ये वास्तव में कानूनी प्रक्रिया के का दुरुपयोग कर रहे थे, लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। इनका सीधा सीधा मकसद जो है कुछ लोगों को बदनाम करना और उनको सजा दिलाना था, भले ही उन्होंने कुछ भी ना किया हो। यानी कि निर्दोष लोग, जिसमें कि उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो शायद इनका मन इसको लेकर और भी अडिग हो गया कि हमें इसको जो है सजा दिलवानी है ताकि एक लाइमलाइट में आए, पैसा आए, विदेशों से पैसा आए। अब जो सवाल उठता है कि इन्हें पद्म सम्मानों से भी जो है नवाजा गया था तीस्ता सीतलवाड़ को। और ऐसे लोग जब हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं जिन्हें सरकारें सम्मानित करती हैं, देश के सर्वोच्च सम्मान उनको देती हैं, और उसके बाद पता चलता है कोर्ट से कि जिस चीज़ों के लिए सम्मान दिया गया है, जिन लड़ाइयों को एक तरह से सरकारों ने मोहर लगाई है और वो लड़ाइयाँ वास्तव में गलत थीं और झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई थी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद नरेंद्र आहूजा जी, आपको क्या लगता है कि हमारे देश के अंदर विभीषणों की कमी नहीं है? बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में जयद्रथ और विभीषण की कोई कमी नहीं है। विभीषण तो फिर भी सही कुछ मायनों में लिया जाता है क्योंकि उसने अधर्म का साथ छोड़ करके धर्म की तरफ एक अपना कदम बढ़ाया, लेकिन जयद्रथ की कोई कमी नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अभी तीस्ता सीतलवाड़ का पूरा इतिहास नहीं हुआ था। तीस्ता सीतलवाड़ उनका जन्म 9 फरवरी 1962 में हुआ। स्वयं को वह जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर और एक संस्था सीजेपी, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस का सेक्रेटरी या सचिव सर्वे सर्वा बतलाती हैं।
कानून की डिग्री इन्होंने बीच में छोड़ दी और ये जर्नलिस्ट बन गई और जुड़ गई इंडियन एक्सप्रेस के साथ और बिजनेस इंडिया के साथ और इसमें एज रिपोर्टर काम करने लगी। 1 अप्रैल 2002 को इनकी शादी जावेद आनंद से हुई और 2007 के अंदर यूपीए सरकार के समय में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 2 घटनाओं को आप थोड़ा ध्यान से पुनः देखें। पहला, इनके दादा को हंटर कमीशन में जनरल डायर को क्लीन चिट देने का पुरस्कार हमारी पहली भारतीय सरकार ने किया, इन्हें अटॉर्नी जनरल बना करके, पहला अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का बना करके, पहला। दूसरा, तीस्ता सीतलवाड़ को भी भारतीय सरकार ने लगातार ये प्रयास करते हुए और एक दल विशेष की, एक नेता विशेष की छवि को धूमिल करने के प्रयास से और इन्हीं के कारण नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं यूएसए का वीजा तक देने से यूएसए की गवर्नमेंट ने इनकार किया था, क्योंकि इन्हीं एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्य किया गया था। इस तीस्ता सीतलवाड़ को 2007 में पुरस्कार देते हुए यूपीए सरकार के समय में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया, जिन्हें कुवैत में एक मुस्लिम पुरस्कार है, वह पुरस्कार भी उसी समय के अंदर दिया गया था। मैं एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिखा है, उसका मैं हिंदी रूपांतरण करके पढ़ देता हूं। उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी देते हुए लिखा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने, नाम कोट किया है, कोटेड, तीस्ता सीतलवाड़ ने जावेद जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ और उद्देश्यों के लिए किया। जावेद जाफरी तो उस एहसान जाफरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विधवा हैं जिनकी मृत्यु गुजरात दंगों में हुई, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ ने जावेद जाफरी के कंधों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो तीस्ता सीतलवाड़ ने एक सुपारी ली, एक दल विशेष की छवि को धूमिल करने की, एक नेता विशेष की राजनीतिक हत्या करने की, मैं बहुत कड़ा वाक्य प्रयोग कर रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी की राजनीतिक हत्या करने की सुपारी लेकर के इस प्रकार के अनर्गल और झूठे आरोप लगाए और इस एनजीओ को जिस प्रकार से बाहर से बिना भारत सरकार की अनुमति के बार बार फंड्स प्राप्त हुए, उनकी जांच भी की जानी अत्यंत आवश्यक है। अब तो इस बारे में अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दिया गया है और अब किसी अन्य विवाद की आवश्यकता नहीं है, अपितु इन सभी दोषियों को, जिनकी ओर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इशारा किया है, उनके विरुद्ध वाद स्थापित करते हुए, एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तार और उसके बाद उसकी जांच करनी, यही एक कार्य शेष रहता है। जी अमित जी। बिल्कुल, ये जो आपने बात बताई कि किस प्रकार से एक रिवार्ड के तौर पर राजनीतिक लाभ दिए गए तीस्ता सीतलवाड़ उनके परिवार को, और ये देते ही चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस हंटर कमीशन की आपने बात की, उसके रिवार्ड के तौर पर इनके परदादा को सर की आबादी भी दी गई थी और ये ज़मीन और जायदाद और पैसा ये सब अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्योंकि इन्हें शायद ये लगा कि देश के खिलाफ काम करके शायद ज़्यादा पैसा ये कमा सकते हैं, ये उस वर्ग से आते हैं शायद जो देश के लिए नहीं, देश के विरुद्ध काम करके अपने आप को बड़ा मानते हैं, उस क्लास से आते हैं। और ये जो आज का वामपंथी मीडिया जो आज शोर मचा रहा है तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी उसी प्रकार की विचारधारा और मानसिकता के लोग हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश आए बाहर में, लेकिन उनका काम होना चाहिए। उसी तरह से आज जब तीस्ता सीतलवाड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसको रिमांड पर दे दिया है, और ये देखने वाली बात यह है कि कोर्ट ने किन्हीं सबूतों के बिना पर ही तो उन्हें हिरासत में भेजा गया होगा, और किसी सबूतों के बिना पर ही उनको जो है उनके वारंट निकले होंगे, वारंट की जो तामील एटीएस ने की, उनको गिरफ्तार किया। ये सब चीज़ें
कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही हैं, तो फिर आज इतना विवाद क्यों? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों से, ऐसे एनजीओ से हमारे देश को बचाना होगा। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की आज एक आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में कहीं पे भी कुछ भी दंगा हो, भले ही वो दिल्ली में दंगे हों, भले ही वो सीएए का कानून हो या हाथरस में हो, बुलंदशहर में हो, कहीं भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हो, किसान आंदोलन हो, बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ अचानक से उभर आते हैं जो उन पीड़ितों के हमदर्द बन जाते हैं। अधिकतर उसमें से वामपंथी होते हैं और कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े होते हैं। तो ये जो एनजीओज़ हैं, इनको भी देखने की आवश्यकता है। भले ही जो ये अभी सरकार है, इसने बहुत सारे एनजीओज़ की फंडिंग पर रोक लगाई, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को, उसके नियमों को सख्त किया, जिससे कि ये फंडिंग अब रुक गई और आज इनकी हालत एक तरह से बहुत ही पतली हो चुकी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार इस सब चीज़ों को लेकर आज भी बहुत मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर मुखर हैं कि जो अपनी वामपंथी विचारधारा को एक तरह से दुनिया और भारत में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो इस झूठ को इस कदर अच्छे से बोलते हैं कि लोगों को लगने लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सच है। नरेंद्र आहूजा जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम और बताया तीस्ता शीतल वार का, किस प्रकार से इन्होंने और इनके परिवार ने देश को नुकसान पहुँचाया, भले ही आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ये सब आपने जो बताया, आशा करते हैं लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।